Hello students, welcome to Drift Academy. Students, today we are going to record the second lecture of the chapter Human Reproduction. और लास्ट टर्न पर बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में कई सारी बातें की थी, लेकिन इंट्रोडक्टरी बात थी। मैंने आपको जनरली बताया था कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्यों होता है, इसके जो अलग अलग मोड्स हैं वो कौन से हैं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसके बारे में हमने आपको बताया था बच्चों। और फिर हम लोगों ने बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन जस्ट स्टार्ट किया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो हमने जस्ट स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जिसका मतलब क्या है बच्चों कि ह्यूमन बींग्स के दो अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, द मेल एंड द फीमेल इंडिविजुअल्स। इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बच्चों यहाँ तक का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, और उस लेक्चर को हमने इस नोट पर ख़त्म किया था कि ह्यूमन इंडिविजुअल्स का जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो कब होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, उस टाइम पर ह्यूमन बींग्स में उस टाइम पर ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो हो जाता है फर्टिलाइजेशन के वक्त। भाई कौन सा, अगर एक्स वाला स्पर्म आकर के एग के साथ या ओवम के साथ फ्यूज करता है, सो डिसाइड हो जाता है कि ये इंडिविजुअल फीमेल में डेवलप हो गया आगे। और अगर वाई वाला स्पर्म आकर के एग के साथ फ्यूज कर जाता है तो ये डिसाइड हो जाता है कि जो ऑस्प्रिंग है दैट विल डेवलप इनटू अ मेल। सो डिसीजन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ fertilization. So that is called as sex determination. तो ये बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, सेक्स का डिटर्मिनेशन है बच्चों, वो किस टाइम पर होता है, इट टेक्स प्लेस, द सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। किस वक्त बच्चों, फर्टिलाइजेशन के वक्त। और फर्टिलाइजेशन के वक्त किस तरीके से, ये बात भी हम लोगों ने लास्ट टर्न पर आपको बताया था, है ना। फर्टिलाइजेशन के वक्त वही जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के फ्यूजन के बेसिस पर, क्रोमोसोम्स के फ्यूजन के बेसिस पर बच्चों डिसाइड होता है कि जो इंडिविजुअल है वो मेल है, मेल डेवलप होगा, जो बेबी है वो मेल में डेवलप होगा या फीमेल। ये सेक्स डिटर्मिनेशन है। लेकिन जो सेक्स का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंशिएट होंगे, मेल मतलब जैसे बेबी है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया बच्चों, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद की आगे की जो भी मतलब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो ना मेल होता है ना फीमेल होता है कुछ टाइम तक, लगभग 6 से 8 हफ्ते तक वो ना ही मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। अच्छा, मतलब एट अबाउट 7 weeks the embryo is मतलब the embryo has a bipotential gonad। बात समझ रहे हैं बच्चों, बहुत सिंपल शब्दों में पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो जब अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो होता है 4 हफ्ते तक, मतलब लगभग 1 महीने तक, तो जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, उसमें ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है और ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लगभग 4 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक भी नहीं होता है। मतलब लगभग 7वें हफ्ते पर जो एम्ब्रियो है उसके अंदर बाई पोटेंशियल गोनाड होता है। मतलब एक ऐसा गोनाड, ऐसा ऑर्गन होता है एम्ब्रियो के पास जो दोनों पार्ट्स में डेवलप होने के लिए पोटेंशियल रखता है। मतलब वो मेल में भी डेवलप हो सकता है, वो फीमेल में, सारी तैयारियां होती हैं, बस उसको उस वक्त एक ऑर्डर चाहिए कि भाई अब मेल में डेवलप होना है या फीमेल में डेवलप होना है। तो वो ऑर्डर कहाँ से आता है, वही बात पूरी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, और उसको एक फ्लो चार्ट, एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा बच्चों, होता क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, और जाइगोट से लगभग 7th week तक, अप टू अबाउट 7th week, है ना, 7th week तक जो एम्ब्रियो है it develops as a bipotential gonad. It develops as a bipotential gonad. इसका मतलब क्या है, जो एम्ब्रियो है उसके अंदर बेसिकली एक ऐसा मतलब सिस्टम है या ऐसा ऑर्गन है जो मेल में भी डेवलप हो सकता है बच्चों, फीमेल में भी। तो इट हैज़ कैपेसिटी
it has capacity to develop into either a male or a female, है ना। इसमें मेल या फीमेल में डेवलप होने का कैपेसिटी होता है या पोटेंशियल होता है बच्चों। अच्छा, अब ये जो बाई पोटेंशियल गोनैड है, ये बच्चों हम लोग ऐसा यहाँ पर शो कर दें कि अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों पार्ट्स में डेवलप हो सकता है, टेस्टिस भी बन सकता है, ओवरी भी बन सकता है, दोनों ही गोनैड बन सकता है, दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन सकता है। तो क्या टेस्टिस जिस स्ट्रक्चर से बनता है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस स्ट्रक्चर से बनता है, क्या वो इस मोमेंट पर मौजूद होता है? बिल्कुल बच्चों। क्या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जिस स्ट्रक्चर से डेवलप होता है, क्या वो चीज यहां पर मौजूद होता है? यस स्टूडेंट्स, दोनों ही स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो 7वें हफ्ते तक जो एम्ब्रियो है वो ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है, उसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डेवलप करने का पोटेंशियल रहता है ना। यहां पर 2 टाइप के डक्ट्स हैं जो बाई पोटेंशियल गोनैड में प्रेजेंट होते हैं। एक वॉल्फियन डक्ट and the other one is Mullerian duct. जो वॉल्फियन डक्ट है बच्चों, ये डेवलप होता है किसमें? इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट डेवलप्स इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो मुलेरियन डक्ट है बच्चों, इट विल डेवलप इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों ही पार्ट्स मौजूद हैं। वॉल्फियन डक्ट भी मौजूद है बाई पोटेंशियल गोनैड में, जिससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो सकता है आगे, और प्लस यहाँ पर मुलेरियन डक्ट भी मौजूद है जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब तैयारी दोनों की है, बस इसको ऑर्डर मिलने की जरूरत है। अब ऑर्डर कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, वो बात भी मैं समझाऊंगा। लेकिन ये बात दिमाग में रखना है कि 7वें हफ्ते तक अगर एम्ब्रियो को हम लोग देखेंगे किसी तरीके से अल्ट्रासाउंड या किसी तरीके से, तो ना ही उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नजर आएगा और ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पर याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह से इस टाइम तक ये बात नहीं पता किया जा सकता है मेल है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या फीमेल है। लेकिन we have another system that helps in developing that helps in finding out the sex of the child. But you all know students that in India the sex determination of the fetus, मतलब जो जो सेक्स का पता करना होता है कि वो जो मेल है या फीमेल है ना, वो चीज़ इंडिया में लीगलाइज नहीं है। क्यों बच्चों? इंडिया में इतना ज़्यादा पुराने टाइम्स में अभी भी कुछ विलेजेस में फीमेल फिटिसाइड होता था, तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या लॉ बना दिया गया कि भाई बच्चे का पैदा होने से पहले सेक्स पता करना सही नहीं है, लीगल नहीं है। क्योंकि लोग पहले क्या करते थे कि वो सेक्स पता कर लेते थे, फीमेल पता चलता था कि फीमेल बेबी है तो उसको अबॉर्ट करवा देते थे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो मेल और फीमेल का जो बैलेंस है बच्चों दुनिया में, हिंदुस्तान में, वो बिगड़ जाएगा और उसकी वजह से बहुत अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो दैट इज वाई द सेक्स रेशियो मस्ट नॉट बी इट मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इस वजह से जो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक्चुअल में बैन कर दिया गया। इस वजह से हम लोग है ना, ये चीज़ करना लीगल नहीं है, सेक्स को पता करना। मैं तो अभी बता रहा हूँ कि 7वें हफ्ते तक जो एम्ब्रियो है वो ना ही मेल होता है ना ही फीमेल। अगर इसमें अल्ट्रासाउंड भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ, एमनियोसेंटेसिस से इस टाइम पर जो है पता चल जाएगा। इस टाइम पर भी अगर पता करेंगे तो पता चल जाएगा कि मेल बेबी है फीमेल बेबी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होता है वो बात भी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बाई पोटेंशियल गोनाड है लगभग 8th वीक पर, है ना, एट अबाउट 8th वीक, कब बच्चों? 8वें हफ्ता, 8th वीक, मतलब लगभग 2 महीने। इसके बाद अगर बच्चों, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि ह्यूमन इंडिविजुअल्स में अगर वो फीमेल है तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। आप सब लोग जानते हैं बच्चों, जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, वन ऑफ देम इज एक्स, द अदर वन इज एक्स। और अगर मेल इंडिविजुअल हुआ बच्चों तो वहां पर एक क्रोमोसोम तो एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा क्रोमोसोम बच्चों वाई क्रोमोसोम होगा। वन ऑफ देम विल बी एक्स क्रोमोसोम व्हाइल द अदर विल बी वाई क्रोमोसोम। और जब वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं बच्चों, जब व्हेन वी टॉक अबाउट द वाई क्रोमोसोम हैज a very special
gene called as SRY. This is the deciding factor, students. This is the factor, this is the gene that is responsible for actually deciding whether the fetus is going to develop into a male or it is going to develop into a female. The embryo is going to develop into male or female. वो decide होता है SRY या तो present या absent. बच्चों ये जो मेल्स हैं, जो XY क्रोमोसोम जिनके पास है, मतलब दीज आर मेल इंडिविजुअल्स, इनके पास SRY जीन है, और जो XX क्रोमोसोम वाले इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो फीमेल इंडिविजुअल्स हैं, द फीमेल इंडिविजुअल्स दे डू नॉट हैव द SRY जीन. सो आइदर SRY जीन इज प्रेजेंट और SRY जीन इज एब्सेंट. अच्छा, अगर SRY जीन है, ये बनाती है एक फैक्टर जिसका नाम है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. और ये जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है बच्चों, इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. तो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन बनाता है बच्चों? SRY जीन. और ये TDF दो टाइप के सेल्स फॉर्म करवाती हैं बच्चों. एक है द सर्टोली सेल्स एंड द अदर वन आर दी एक तो सर्टोली सेल्स हो गए बच्चों. आई मीन हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? जो टेस्टिस के अंदर है. तो एक तो सर्टोली सेल्स हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं लेडिक सेल्स. इन दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में इसी चैप्टर में. सर्टोली सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना फैक्टर बनाता है, मतलब ये कई हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन एक हार्मोन जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन. और इसके नाम से आप इसके बारे में समझ गए होंगे बच्चों कि ये क्या काम करेगा. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को सप्रेस करेगा. इट विल सप्रेस, है ना, याद रखिएगा, ये ब्लॉक करेगा. इट विल सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को सप्रेस. बच्चों नाम से पता चल रहा है इसके कि इट विल सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंटी मुलेरियन हार्मोन. अच्छा बच्चों, दूसरे तरफ ये जो लेडिक सेल्स हैं, तो ये बात तो समझ गए बच्चों एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में. ये जो लेडिक सेल्स हैं ये सिंथेसाइज करेंगे क्या बच्चों? टेस्टिस्टेरोन. और ये मेल सेक्स हार्मोन है. It will promote the development of the testis or the male reproductive system. Students, testis will promote, ये positive करेगा, ये रोकेगा, बंद करेगा. It will promote the development of testis या the male reproductive system. तो बहुत ज़बरदस्त बात बताया बच्चों आप सब लोगों को यहाँ पर मैंने कि जो 8 हफ्ते से पहले जो फीटस है वो ना मेल होता है ना फीमेल होता है. उसके अंदर दोनों पोटेंशियल होते हैं. वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दोनों में ही डेवलप कर सकता है. लेकिन 8वें हफ्ते के बाद, मतलब 8वें हफ्ते में क्या होता है कि डिसाइड हो जाता है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना है अब या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना है. वो कैसे डिसाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द XX और द XY क्रोमोसोम. जो XX क्रोमोसोम है उस बेसिकली वो फीमेल्स में होते हैं और जो XY है वो मेल में होते हैं. तो वो जो Y क्रोमोसोम है उस पर एक जीन है, एक रीजन है SRY जीन उसे हम लोग कहते हैं. ये जीन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्रेजेंट तो मेल, ये एब्सेंट तो फीमेल. तो XX क्रोमोसोम में SRY नहीं है तो बाय डिफॉल्ट XX क्रोमोसोम वाले इंडिविजुअल्स विल डेवलप इनटू फीमेल. तो XX मतलब क्या है बच्चों? यहां पर इस तरीके से मैं लिख देता हूं क्या? SRY एब्सेंट. और अगर SRY एब्सेंट है सो बाय डिफॉल्ट ये फीटस जो है किस में डेवलप हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल इंडिविजुअल. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी डेवलप. बच्चों बात क्लियर हुई ना? ये पूरी बात बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा. ये बच्चों हमें ये बात बताना थोड़ा सा ज़रूरी था. ये बहुत ज़्यादा आपको जो है किताबों में ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट. यहाँ से हमने आपको 2-3 सवाल कवर करवा दिए नीट के. वॉल्फियन डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
मुलेरियन डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसआरवाई जीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एसआरवाई जीन से टीडीएफ बनता है, टीडीएफ से टेस्टिस बनता है, टेस्टिस में दो टाइप के सेल्स है, सर्टोली सेल्स एंड दी लेडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाता है। ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को सप्रेस करता है, और ये जो लेडिक सेल्स हैं ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अब यहां से एक और बहुत बढ़िया, बहुत डेप्थ वाला सवाल मैं बताता हूं बच्चों, स्पेशल सवाल है, मतलब ओलंपियाड्स और अच्छे कॉम्पिटिशंस में बहुत बढ़िया सवाल है, सुन लीजिए। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल में XX क्रोमोसोम हो, या पहले ऐसे कह देता हूं XY क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन हो और वो फीमेल में डेवलप हो जाए? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? यस स्टूडेंट्स, नॉर्मली अपने को लगेगा कि शायद ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी सूरत में, किसी कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एक कंडीशन है, केस है। अगर XY क्रोमोसोम है और याद रख लीजिए डिलीशन ऑफ SRY जीन हो गया है, अगर SRY जीन डिलीट हो गया है तो उस केस में दिस इंडिविजुअल विल बी अ फीमेल इंडिविजुअल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। इस तरीके से अगर ऐसा हुआ है तो एमनियोसेंटेसिस, क्या एमनियोसेंटेसिस, बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चों, एमनियोसेंटेसिस में करते क्या है, जो बेबी है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, उस फीटस के आसपास एक फ्लूइड होती है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब बेबी पेट में है मदर के, मतलब यूट्रस में डेवलप हो रहा है, उस टाइम हमें अगर पता करना है कि ये मेल बेबी है फीमेल बेबी है, तो क्या करते हैं, उसे इजेक्ट आउट करते हैं उस फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड, और उस फ्लूइड में कुछ फीटस के सेल्स भी रहते हैं। तो सेल्स को निकालते हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स को निकालते हैं और क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर 2 X क्रोमोसोम तो फीमेल, अगर एक X और एक Y क्रोमोसोम तो मेल। लेकिन यहां पर XY होने पर भी XY देखने को मिलेगा कब? जब एमनियोसेंटेसिस करेंगे, क्योंकि हमने तो बस X और Y क्रोमोसोम देखा, लेकिन जब पैदा होने के बाद देखने को मिलेगा कि ये तो नॉर्मल फीमेल इंडिविजुअल है। क्या ऐसा पॉसिबल है XY के साथ फीमेल? यस स्टूडेंट्स, एक केस है कि अगर SRY जीन डिलीट हो जाए। बहुत बढ़िया बात, बहुत जबरदस्त बात, याद रखिएगा बच्चों। हाँ, एक केस और भी है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का XX क्रोमोसोम है और वो XX क्रोमोसोम वाला जो इंडिविजुअल है उसमें SRY जीन का ट्रांसलोकेशन हो गया है, आकर के SRY जीन यहां पर ज्वाइन हो गई, ट्रांसलोकेट हो गई, तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ SRY जीन। तो अगर SRY जीन का ट्रांसलोकेशन हो गया है तो ये XX को तो होना चाहिए था फीमेल, लेकिन ये इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा मेल में। और ये बस मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, ऐसे कई सारे केसेस लंदन में रिपोर्ट भी किए गए हैं कि क्रोमोसोम के हिसाब से XX है तो वो तो फीमेल होना चाहिए था, लेकिन वो मेल इंडिविजुअल है। अब इसका बस एक आपके पास आंसर हो सकता है कि शायद SRY जीन कहीं से टूट करके X क्रोमोसोम पर आकर के चिपक गई हो, उसी चीज को तो ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन हो गया है तो हो उसके पास है तो XX क्रोमोसोम, लेकिन चूंकि उस X क्रोमोसोम पर SRY जीन है, उसने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया, वो उस इंडिविजुअल को मेल में डेवलप करवा दिया। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हमने यहां पर आपको बताई हैं, जैसे SRY जीन के बारे में बात, जैसे वो 2 स्पेशल केसेस हमने आपको बताए हैं, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में बहुत बढ़िया बात हमने आपको बताई है बच्चों, और वॉल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, ये 4-5 बातें यहां से आपने सीखा जो कंपटीशन में अगर यहां से सवाल बनते तो बहुत बढ़िया सवाल बनेंगे बच्चों, और सिर्फ आप ही लोग ये सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे जो ये चीजें जानते हैं। चलो बच्चों और आगे चलते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल है वो मेल में या फीमेल में डेवलप हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों जो मैंने आपको यहां पर समझाया। 2 चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटरमाइन कब हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन सेक्स का डिफरेंशिएशन या ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो है, सेक्स डिफरेंशिएशन या ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो एक्चुअल में, या ऑर्गन कह दूं या ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो होता है
at about 8th week, उससे पहले जो fetus है that is neither a male nor a female. आई होप ये बात बच्चों सभी को समझ में आ गई, सभी को क्लियर हो गई। अब चलो बच्चों और आगे चलते हैं। अब हम लोग चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक्स पर आते हैं। तो मैं इस चैप्टर के जो अलग अलग मेजर टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको बता दूं, इस चैप्टर को कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले ही मैं बता दूं, ताकि आपको आपके दिमाग में एक आइडिया हो कि क्या क्या इस पूरे चैप्टर में चलने वाला है। बच्चों सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस, मेल्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। और बच्चों गैमीटोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा माइटोसिस मियोसिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं पहले आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो माइटोसिस मियोसिस बगैर समझे हुए ये टॉपिक समझना मुश्किल होगा। तो क्लास 11th का जितना भी यूजेज आएगा क्लास 12 के चैप्टर्स में, उन सारे टॉपिक्स को मैं बताने की कोशिश करूंगा, सबको कवर करवाऊंगा, है ना। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो बेसिकली जिसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी और वो चीज़ आपको हम बताएंगे नहीं, मतलब सब कुछ कवर करवाएंगे। तो पहला जो मेजर टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम लोग बात करने वाले हैं मेल के गैमीट्स का फॉर्मेशन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, oogenesis के बारे में, oogenesis के बाद फिर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उसके बाद फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उसका डेवलपमेंट, उसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बच्चों, और फिर एंड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब वो एम्ब्रियोजेनेसिस में ही आ जाएगा, लेकिन वो सब हम लोग डिटेल में थोड़ा सा कवर करेंगे, और एंड में फिर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो लगभग 9 अलग अलग टॉपिक्स हैं बच्चों इस चैप्टर में। इस चैप्टर को पूरा 9 टॉपिक्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग मेजरली इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं। तो पहला टॉपिक बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर oogenesis, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उसके बाद हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, किसके बारे में, ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, और उसके बाद लास्ट में बच्चों हम लोग पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन एक साथ डिस्कस करेंगे। तो लगभग 9 या 10 टॉपिक्स हैं बच्चों इस पूरे चैप्टर में, एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अब यहां पर बच्चों, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। We are going to start our discussion about the male reproductive system. Very important topic बच्चों, इस चैप्टर का एक अच्छा बढ़िया टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जाते हैं बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल वर्ड्स में सारी बातें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके 2 मेन पार्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके 2 मेन पार्ट्स हम लोग इसको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स या है ना, या पार्ट्स कह देता हूँ या ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द एक्सेसरी और द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एक्सेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। बच्चों ये 2 अलग अलग पार्ट्स में हम लोग पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड करते हैं। प्राइमरी का मतलब मेन, और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेल गोनैड्स। मेल गोनैड्स मतलब बेसिकली गोनैड किसको बोलते हैं, एक ऐसा ऑर्गन जो गैमीट बनाता है, गैमीट प्रोड्यूस करता है, उसको गोनैड बोलते हैं बच्चों। और मेल गोनैड मतलब जो मेल गैमीट बनाता है, उसके लिए एक बहुत स्पेशल नाम भी है ना, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस इज प्लूरल, TESTES, और अगर सिंगुलर लिखना है तो इसके स्पेलिंग में ई के जगह आई कर दूंगा, टेस्टिस वो सिंगुलर है और टेस्टिस इज प्लूरल। तो बच्चों याद रखिएगा, द मेल गोनैड दैट इज द टेस्टिस, दिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है टेस्टिस। याद रखना है बच्चों सभी को, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द एक्सेसरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज द मेल गोनैड और द टेस्टिस।
अब इसके बारे में थोड़ा सा बात मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके बारे में साथ साथ एक और बात इसके बारे में बता दूँ, जनरल बात, फिर इसको अलग से डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों आगे। जो एसेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना बच्चों, ये एसेसरी का मतलब क्या है? जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल इस शब्द का मतलब बताने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो उस मोबाइल फ़ोन में एक तो मेन डिवाइस होता है, जो मेन मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ साथ एसेसरीज़ आते हैं। एसेसरीज़ में क्या आते हैं? जैसे कवर हो गया, उसका चार्जर हो गया, ये एसेसरीज़ कहलाते हैं। तो ये तो साइड की चीज़ें हैं ना बच्चों, मेन जो डिवाइस है वो तो मोबाइल फ़ोन है। बात समझ गए? तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब भी जो साइड के पार्ट से जो हेल्प कर रहे हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट को गोनाड। लेकिन ये मेन है, यही वो पार्ट है जो एक्चुअल में गैमीट बनाने वाला है। ये सब तो साइड वाली चीजें, साइड वाले पार्ट्स गैमीट्स या डक्ट्स हैं जो गैमीट्स को पास वगैरह करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन गैमीट जो एक्चुअल में बनाने वाला है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है। बच्चों, अब चलिए बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेल गोनाड्स के बारे में। बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक करके सारी बातें सुनिएगा। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ बच्चों, द मेल गोनाड और द टेस्टिस। यहाँ से बात पूरा मेल गोनाड है ना, या हम लोग क्या कह देते हैं? टेस्टिस। मेल गोनाड दैट इज कॉल्ड एज दी टेस्टिस। और इसी का सिंगुलर जो है बच्चों, इसी का सिंगुलर जो है वो क्या है? TESTIS, टेस्टिस। तो मेल गोनाड दैट इज प्लूरल में टेस्टिस और इसी का सिंगुलर टेस्टिस। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये समझिए आप कि जो टेस्टिस है उसका जो डेवलपमेंट है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जो भी एम्ब्रियो मतलब फीटस है उसके एब्डोमेन में ही टेस्टिस बनता है। तो हम लोग उस टाइम को, जब एम्ब्रियो है, जब फीटस है, जब मदर के वॉर्म में या यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है, वो बेबी की जो वो वाली पूरी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को हम लोग इंट्रा यूटेराइन लाइफ कहते हैं। जैसे हम लोग जब अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहे होंगे, अपने मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहे होंगे, जाइगोट से लेकर के पूरा 9 मंथ्स तक, वो जो ज़िंदगी हमारी 9 मंथ्स की लगभग थी, उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। तो ये बात समझना है कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो टेस्टिस है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान ही पूरा डेवलप होता है। किस जगह डेवलप होता है? इनसाइड द एब्डोमेन ऑफ द बेबी। बेबी के एब्डोमेन में डेवलप होता है। और किससे डेवलप होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट। यहां पर पहली बात यहां पर यही लिखता हूं बच्चों, क्या कि द टेस्टिस इन मेल्स डेवलप in the uterus. The testes in males develop develops, बल्कि ऐसे लिख दूं, during the intra-uterine life, and a testis in males develops during the intrauterine life in the abdomen, या abdominal cavity of the fetus. जो fetus है बच्चों, उसके abdominal cavity में जो टेस्टिस है मेल का, वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के वक्त एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होता है फीटस। और कैसे डेवलप होता है ये बात बड़ी स्पेशल है बच्चों। ये दूसरे कलर से मैं लिखने वाला हूं बच्चों। क्या कहूंगा यहां पर कि टेस्टिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। बच्चों, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जर्म लेयर से बनते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, मसल्स मीजोडर्मल है, हार्ट कैसा है? मीजोडर्मल है। ऐसे ही ये जो टेस्टिस है बच्चों, ये भी टेस्टिस अब कह देता हूं इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बात सभी को याद रखना है, सभी को दिमाग में रखना है कि जो टेस्टिस है बच्चों वो कैसा है? दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। सो द टेस्टिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन।
ठीक है बच्चों, ये बात भी हमने आपको समझा दिया। एक और बात यहाँ पर ऐड करता हूँ बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, लगभग 7वें महीने में जो टेस्टिस है, जो बेबी के एब्डोमेन में डेवलप हुआ है, वो वहीं नहीं रहने वाला है, उसको पास होकर के स्क्रोटम में आना है। स्क्रोटम क्या है बच्चों? वो एक पाउच है, एब्डोमिनल पाउच है, वो एब्डोमेन का एक पाउच है जिसमें टेस्टिस को रहना है। टेस्टिस लोकलाइज्ड होता है एक एडल्ट ह्यूमन मेल में। मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रोटम के अंदर, जो एब्डोमेन से निकला हुआ एक पाउच है उसमें होता है, लेकिन बनता नहीं है वहां। बनता कहाँ है बच्चों? एब्डोमेन में बनता है। एब्डोमेन में बनने के बाद वो पास होता है स्क्रोटम में। कब पास होता है? लगभग 7वें महीने में, या हम लोग कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, या एट अबाउट 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों टोटल 9 मंथ्स के लिए डेवलपमेंट होता है ना, तो 9 मंथ से पहले 7वें 8वें महीने तक जो फीटस में डेवलप हुआ है टेस्टिस, वो एब्डोमेन से पास होकर के जाएगा कहां? स्क्रोटम में। बात समझ में आ गई? ये बात पहले यहां पर लिखता हूं, बहुत बढ़िया बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह दूं बच्चों? एट अबाउट 7th मंथ, 7वें महीने में, एट अबाउट 7th मंथ जो टेस्टिस है, टेस्टिस या टीईएस कह देता हूं, टेस्टिस passes into the scrotum from the abdomen। एब्डोमेन से स्क्रोटम में पास हो जाता है। कब? एट अबाउट 7th मंथ कह दे, या जस्ट बिफोर बर्थ। अब एक बड़ी स्पेशल बात यहां पर समझाता हूं बच्चों। कई बार एक्सेप्शनल केसेस में या कुछ केसेस में ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमेन से स्क्रोटम में पास नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम है, दैट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, बट एज आई टोल्ड यू ऑल, मे बी ऐसा हो सकता है कि जो टेस्टिस है, जो बना है कहां पर बच्चों? एब्डोमेन में, वो स्क्रोटम में पास ना हो पाए, वो एब्डोमेन में ही रह जाए, है ना। और अगर पास नहीं हो रहा है तो इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम, इट लीड्स टू अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोरकाइडिज्म। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। ये वर्ड सभी को याद रखना है एक बार, है ना। क्रिप्टोरकाइडिज्म बच्चों, ये एक बार एम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है। अब आप, जैसा आप सब लोग जानते हैं, एम्स भी नीट के थ्रू ही हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो एम्स में पुराने पूछे गए हुए सवाल हैं वो भी दोबारा पूछे जाएं नीट के एग्जाम में। बच्चों नीट के एग्जाम में आप सब लोग जानते हैं कि पुराने क्वेश्चंस का रिपीट होने का ट्रेंड है, तो पुराने, इसी वजह से हमेशा हम समझाते हैं बच्चों को कि लगभग 10-15 साल के जो सवाल हैं पुराने, एटलीस्ट 10 साल के, वो ज़रूर कई बार प्रैक्टिस करें, है ना। तो और नीट के अलावा जो एम्स के सवाल हैं उनका भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एम्स का टेस्ट भी नीट के थ्रू हो रहा है, तो एम्स के पुराने सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर यह है कि क्रिप्टोरकाइडिज्म एक प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है, जिसमें जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में पास नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर मैं कह दूँ, इसे अनडिसेंडेड टेस्टिस भी कहते हैं। डिसेंड नहीं हुआ, डिसेंड होना मतलब आगे पास होना स्क्रोटम में, तो अनडिसेंडेड टेस्टिस भी कह देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनडिसेंडेड टेस्टिस, है ना। इसमें होता क्या है बच्चों, क्या कहते हैं कि द टेस्टिस फेल्स टू पास इनटू द स्क्रोटम। जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में पास नहीं कर पाता है। बच्चों इस शब्द को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। ये जो क्रिप्टोरकाइडिज्म है बच्चों, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो क्रिप्ट। Now what is crypt? Crypt is actually students छिपा हुआ, hidden। आपने सुना होगा बच्चों, पुराने ज़माने में जो राजा वगैरह होते थे
तो कोई ऐसा बहुत ख़तरनाक कैदी वगैरह होता था तो उसको अपने महल वगैरह के नीचे कुछ क्रिप्ट्स बनाए रहते थे, कुछ ऐसे मतलब चैम्बर्स वगैरह बनाए रहते थे जो बंद रहता था, बिल्कुल पैक रहता था, उसमें बंद करवा देते। या अगर किसी को छिपाना होता था या उम्र कैद करनी होती तो अपने महल के नीचे जो है बेसमेंट वगैरह के अंदर जो है वो क्रिप्ट्स बनाए रहते थे, तो छिपी हुई जगह, दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्ट। ये छिपने को क्रिप्ट कहते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे बेसिकली आर्मी वाले जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों, वो डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज लिख करके नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो नेशन है उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी का मसला है, और अगर कहीं बीच में से मैसेज लीक हो गया तो डिफेंस और सेफ्टी पर इशू आ सकता है, कंट्री के सेफ्टी पर इशू आ सकता है। तो इसी वजह से वो उसको बहुत कोडेड लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर वो कोड को वहाँ पर डी कोड करते हैं दूसरे एंड पर, और वहाँ पर वो देखा जाता है। बात समझ रहे हैं? या आपने आजकल व्हाट्सएप में भी देख रहे होंगे कि मैसेजेस इनक्रिप्टेड, मतलब उसको छिपा करके भेजा जा रहा है। बीच में से कोई नेटवर्क वगैरह हैक कर लेता है तो आपके मैसेज को पढ़ नहीं पाएगा, वो कन्वर्ट किया जाएगा एक छिपी हुई लैंग्वेज में, और फिर आपकी जैसे डिवाइस पर पहुंचेगा वापस से वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इनक्रिप्टेड बोलते हैं ना, तो क्रिप्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन। एंड दूसरा वर्ड है ऑर्किड। तो जो वर्ड ऑर्किड है बच्चों, वो वर्ड टेस्टिस के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक वर्ड है बच्चों ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी का मतलब टेस्टिस का रिमूवल, सर्जरी करके टेस्टिस को रिमूव कर देना, किसी वजह से कैंसर और एनी अदर रीजन टेस्टिस को रिमूव करने को ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं। तो ऑर्किड का मतलब टेस्टिस और टोमी का मतलब होता है रिमूवल, किसी भी चीज़ का टोमी मतलब रिमूवल, है ना। वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी पढ़ा है ना बच्चों, फैलोपियन ट्यूब्यूल को कट करके निकालना, दैट इज ट्यूबेक्टोमी। वास डिफरेंस को कट करके रिमूव करना स्टरलाइजेशन के लिए, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने पढ़ा होगा। तो खैर दैट इज कॉल्ड एज टोमी। तो ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किड मतलब टेस्टिस और टोमी मतलब रिमूवल, तो वो एक अलग बात है। यहाँ पर ऑर्किड शब्द को बस मैं समझाना चाह रहा था। तो ऑर्किड शब्द का मतलब होता है टेस्टिस। तो क्रिप्ट ऑर्किड मतलब छिपा हुआ टेस्टिस। छिपा हुआ टेस्टिस मतलब स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है, तो इसका मतलब वो छिपा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्किडेक्टोमी। बच्चों बात समझ में आ गई ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, और आगे मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए किसी को ये केस होता है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है? बच्चों इसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है मैं आपको समझाता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी बेबी का टेस्टिस पास नहीं हुआ है स्क्रोटम में, तो इनिशियल स्टेजेस में ही एक सर्जरी होती है जिसको ऑर्कियोपेक्सी बोलते हैं बच्चों, और उसमें करते क्या, सर्जिकली टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटम में पास करवा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड वन मस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद ये चीज़ का ख्याल रखना है ना, क्योंकि ये ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये ट्रीट नहीं किया जाए तो ये मेल इंडिविजुअल स्टेराइल होगा, वो मेल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन वगैरह करने के केपेबल नहीं होगा। तो इसी वजह से बचपन में ही एक इसकी सर्जरी होती है, एक इसका ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम क्या है, ऑर्कियोपेक्सी। ऑर्कियोपेक्सी क्या है बच्चों? इट्स अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। It is a surgical treatment of orchidectomy. बच्चों क्या ये बात सभी को समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से कि टेस्टिस का डेवलपमेंट फीटस के एब्डोमेन में ही होता है। एब्डोमेन में डेवलप होने के बाद वो पास होता है स्क्रोटम में, और अगर पास नहीं हो रहा है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्काइडिज्म, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है ऑर्कियोपेक्सी। बच्चों ये बात तो हमने डिस्कस कर लिया, अब और आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, और आगे हम लोगों को अब बात करना है स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों लोकेटेड है, स्क्रोटम का क्या काम है, स्क्रोटम के अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, स्क्रोटम एब्डोमेन से कैसे कनेक्टेड है, जो टेस्टिस स्क्रोटम में पास हो रहा है क्या वो टेस्टिस ऊपर तक कनेक्टेड है एब्डोमेन से या नहीं, है ना, किस रास्ते से वो टेस्टिस आता है एब्डोमेन से स्क्रोटम में, वो सब कुछ हम लोगों को आगे पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? अच्छा एक बात यहाँ पर स्पेशल आपको बता दूँ बच्चों, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस है ना एब्डोमेन में ही परमानेंटली रहता है,
और ऐसे टेस्टिस को हम लोग एब्डोमिनल टेस्टिस कह देते हैं। एब्डोमिनल टेस्टिस परमानेंटली कहां पर है बच्चों? एब्डोमेन में, वो स्क्रोटम में पास ही नहीं होता है। तो ऐसे टेस्टिस को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? एब्डोमिनल टेस्टिस कहते हैं। कहां पर देखने को मिलता है? जैसे ये चीज देखने को मिलता है एलिफेंट में, जैसे व्हेल वगैरह में बच्चों, जैसे सील वगैरह में। तो इन सब के अंदर जो टेस्टिस है वो परमानेंटली एब्डोमेन में ही रहता है, वो पास ही नहीं होता है स्क्रोटम में। क्यों नहीं पास होता है स्क्रोटम में? क्यों वहां एब्डोमेन में? बच्चों उसके अलग अलग वैरायटी ऑफ एक्सप्लेनेशंस हैं। स्क्रोटम का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, जो अभी आगे भी बात करेंगे हम लोग, वो है टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ताकि है ना वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर चाहिए और वो टेम्परेचर स्क्रोटम ही दे सकता है। अगर बॉडी के अंदर रहेगा टेस्टिस तो वो टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं हो पाएगा और स्पर्म ही नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे सर फिर एलिफेंट में एब्डोमेन में टेस्टिस है, उनका कैसे स्पर्म बन जाता है? तो बच्चों उनके अंदर अलग अलग स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर शायद उनके स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर का ज़्यादा असर नहीं होता उनके बॉडी के टेम्परेचर का। बात समझ रहे हैं बच्चों? और देर आर वैरायटी ऑफ एक्सप्लेनेशंस, है ना, कि क्यों उनके अंदर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं है। बट वी डोंट नीड टू डिस्कस मच डीप इनटू दैट पार्ट। बस ये याद रख लीजिए कि कुछ एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट है, जैसे सील है, जैसे व्हेल वगैरह है, इनके अंदर टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमेन में रहता है, स्क्रोटम में पास ही नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सीजनल ब्रीडर्स हैं बच्चों, जैसे रैट वगैरह, उनके अंदर ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस आ जाता है स्क्रोटम में जब रिप्रोडक्शन करना होता है, और जब ब्रीडिंग सीजन चला जाता है तो वापस से स्क्रोटम से टेस्टिस एब्डोमेन में रिटर्न हो जाता है। और ऐसे टेस्टिस को रेट्रोड्यूसिबल टेस्टिस कह देते हैं बच्चों। रेट्रोड्यूस किया जा सकने वाला, पुल बैक किया जा सकने वाला। बात समझ गए ना बच्चों? याद रखिएगा, एक बात तो हमने यहां पर क्या आपको बता दिया, एब्डोमिनल टेस्टिस, एब्डोमिनल टेस्टिस। और एब्डोमिनल टेस्टिस में हम लोग क्या कह देते हैं, जैसे एलिफेंट हमने आपको बता दिया, एलिफेंट, जैसे व्हेल हमने बता दिया, जैसे सील हमने आपको बता दिया, ये सब एक्सेट्रा और भी एनिमल्स हैं। और एक और केस हमने आपको बताया क्या, रेट्रोड्यूसिबल टेस्टिस, रेट्रोड्यूसिबल टेस्टिस, है ना, ये कहां पर होता है बच्चों, सीजनल ब्रीडर्स में, है ना। इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर्स, यहाँ पर जो है जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में एक पर्टिकुलर सीजन में आ जाता है, और वापस से जब सीजन चला जाता है प्रोडक्शन का तो वापस से लौट जाता है। क्या ये बात बच्चों सभी को समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? आज के डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पर फिर टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर, डिटेल, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू समराइज आवर डिस्कशन, today we are going to summarize our this lecture by now, है ना। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चों? ऑलराइट, थैंक यू।